Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 के लिए सभी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पे हम आपके साथ बाल विकास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास से संबंधित मैंने कई क्लासेस करा दी हैं, तो आप इन क्लासेस को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपको यह जो सीटेट है अभी निकाल देना है और उसके बाद में आपका यूपी टेट भी आएगा, तो वह भी आपको निकालना है। ठीक, उसके बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2024 में भर्ती आने वाली है सुपर टेट की, तो आपका सीटेट और यूपी टेट दोनों ही आपको अच्छे से निकालना है। तो यूपी टेट के लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस करा दिए हैं, तो आप इनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने आपके जो ऑनलाइन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैंने करा दिया है, जो कि आपके सीटेट के हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, और आपको यहाँ पे जो सी टेट के ऑनलाइन आए हुए एग्जाम्स के जो पेपर हैं वह मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यानी कि इसमें आपको यह कथन दे रखा है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बनाता है आपका कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यानी कि जो विकास होता है कैसा चलता है, क्रमबद्ध चलता है। तो यह बात आपको बतानी है कि क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। ऑप्शन 2 आता है कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑप्शन 4 आता है कि विकास की गति व्यक्तिगत होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है की बात करते हैं, तो जहाँ पे भी आपको नेगेटिव चीज़ें दिख जाएं वही आपका सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाता है। जो विकास होता है आपका वह आपका हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और आपका जो वातावरण होता है उन दोनों चीज़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, वातावरण से और आपके आनुवंशिकता से, केवल एक चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे नहीं है पूछा है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है, बाकी के आपके यह सभी गलत हो जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाता है। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के बारे में बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 आता है, क्योंकि यह जो विकास है आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बनना बिल्कुल फिक्स है, तो आपके यहाँ से डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का क्या है, उत्पाद है। ऑप्शन 2 आता है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी कि कुछ हद तक हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि विकास की दर एक समान और क्या है, सार्वभौमिक है। ऑप्शन 4 आता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर
3 हो जाता है कि विकास की दर होती है वह एक समान और क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षिका को यहाँ पे बताना है, यह जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है किसके अनुसार है, तो यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जीन पियाजे हो जाते हैं। इनके अनुसार यह इनकी तीसरी अवस्था हो जाती है। कौन सी अवस्था है, इनकी यह तीसरी अवस्था हो जाती है, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए। तो ऑप्शन बनाता है आपका कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन 2 आता है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए कि उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऑप्शन 4 आता है कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए कि तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो यह बच्चा आपका हो जाता है 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। तो इसका सही आंसर होता है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से क्या करना, वर्गीकृत करने के लिए बच्चे को मौके मुहैया कराने चाहिए। क्योंकि बच्चा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है, तो बच्चे को देख कर के चीज़ें समझ में आती हैं। उस बच्चे को उसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन कराना है, तो उस तरीके से बच्चा है चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन बनाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन 2 आता है पुनर्बलन है। ऑप्शन 3 आता है परिपक्वता है। ऑप्शन 4 आता है यह आपका प्रतीकवाद है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, तो हमेशा जेड पीढ़ी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जेड पीढ़ी की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और हमेशा यह SCL की बात करते हैं, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आपकी भाषा आ जाती है, इनके यह 3 यंत्र हो जाते हैं। इतना ध्यान रखना है, हमेशा यह समाज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और भाषा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 में आता है आपका कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 आता है कि ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 आता है कि अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 आता है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह आपका ज्ञान के निर्माण की क्या हो जाती है, ज्ञान के निर्माण की
प्रक्रिया हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे निष्क्रिय प्रक्रिया की बात करते हैं तो गलत हो जाता है। दोहराव आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, देख करके ही काट देना है। और उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है तो यह बात गलत हो जाती है। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात थार्नडाइक करते हैं। कौन करते हैं? थार्नडाइक करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आपको बताना है कि प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर में दे रखा है कि सीखने का स्वरूप क्या होता है? सामाजिक होता है। ऑप्शन 2 आता है कि पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन 3 आता है कि बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताना है तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यह सीखने का क्या होता है? सीखने का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है? सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं तो बिल्कुल बात गलत हो जाती है। जहाँ पे आपको एकमात्र, केवल, ही ऐसे शब्द दिख जाएं, हमेशा आपको देख करके ही उनको काट देना है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। पाठ्यचर्या मानकीकृत की बात करते हैं तो मानकीकृत जहाँ पे आपको शब्द दिख जाए बिल्कुल काट देना है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? NEP 2020 किस पर बल देती है? तो यह बात बतानी है आपको। ऑप्शन 1 आता है कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर बल देती है। ऑप्शन 3 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बल देती है। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर यह बल देती है। तो NEP 2020 किस पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है, यह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। यह लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर क्या देती है? बल देती है। जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल की बात की जाए, एक्टिविटी की बात की जाए और यहाँ पे लर्निंग की बात की जाए, हमेशा आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। जहाँ पे आपको केवल दिख जाए देख कर काट देना है, मानकीकरण जैसे शब्द दिख जाए देख कर के काट देना है, और बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर इसका मेजरमेंट हो रहा है, यह बात भी गलत हो जाती है। आपका यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंतरवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? यह बात बतानी है। ऑप्शन 1 आता है कि मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन 2 आता है कि ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन 3 आता है कि दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है। ऑप्शन 4 आता है कि खुद को समझने की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित अंतरवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। यह क्या करती है? यह दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है। यानी कि जो आपकी अंतरवैयक्तिक बुद्धि होती है तो यह क्या करती है? दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों के विचारों को जानने में क्या करती है? मदद करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम हो जाती है? तो यह भाषा की होती है,
परिकल्पना की होती है, स्कीमा और विकास की होती है, या इनाम व सजा की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके लेब वाइगोत्स्की हैं हमेशा किसकी बात करते हैं, तो यह इनके 3 टूल्स हैं। कौन कौन से? SCL यानी कि सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। हमेशा समाज की, संस्कृति की और भाषा की बात करते हैं। यह 3 चीज़ें आपको दिख जाए हमेशा सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। किसकी बात करते हैं? यह भाषा की बात करते हैं। परिकल्पना बिल्कुल गलत। स्कीमा की बात जीन पियाजे करते हैं, यह भी गलत हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? तो लैंग्वेज की भूमिका अहम होती है, भाषा की भूमिका अहम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो यह बात आपकी डिसकैल्कुलिया कहलाती है, डिसग्राफिया कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है, या फिर डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होता है यहाँ पे लिखने से संबंधित यह आपका विकार हो जाता है। तो यह आपकी डिसग्राफिया हो जाती है। ग्राफ से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राफ से ही समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखने से संबंधित चीज़ें हैं, तो यह आपका डिसग्राफिया हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको यह 10 क्वेश्चंस कराए हैं। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको यहाँ पे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है। 2011 से लेकर 2021 तक के सभी सब्जेक्ट के आप इनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और मैंने आपको सी टेट के जो आपके ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।